तो दोस्तों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है मुस्लिम लॉ को। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी मुस्लिम लॉ की। तो आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मुस्लिम लॉ का किस तरीके से मुस्लिम लॉ आया एग्जिस्टेंस में, किस तरीके से उसे अप्लाई किया जाता है, पर्सनल लॉ कैसे जाना जाता है उसे, फैमिली लॉ के नाम से कैसे जाना जाता है उसे, कुरान जो है वो उसका बेसिस है। मुस्लिम लॉ जो था उसके आने से पहले प्री इस्लामिक अरेबिया में लोग रहा कैसे करते थे, बिल्कुल ही जाहिल तरीके से रहा करते थे। उन्हें किस तरीके से रहना है, उन्हें रूल्स रेगुलेशंस लॉज के बारे में कुछ नहीं पता। वुमेन्स की बहुत बुरी स्थिति थी। इन सारी चीजों को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख रखा है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इस्लाम का हिस्ट्री क्या है। तो भाई हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के बारे में जब हमें जानना है तो हमें बिल्कुल जाहिर सी बात है प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जानना होगा। तो भाई प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, जिन्हें नहीं पता है वो ये जान ले कि वो मक्का में पैदा हुए थे इन 571 एडी में। ये देखिए, ये इमेज है मक्का का जहां पे वो पैदा हुए थे। द प्रॉफिट वॉज अ पॉस्टुमस चाइल्ड। वो एक पॉस्टुमस चाइल्ड थे। पॉस्टुमस चाइल्ड मतलब ये कि जिनके बर्थ के जस्ट बाद ही पेरेंट्स की डेथ हो जाए, मतलब ज्यादा समय तक पेरेंट्स ना जीवित रहे, उन्हें कहते हैं पॉस्टुमस चाइल्ड। द प्रॉफिट वाज ब्रॉट अप बाय हिज मदर। अब वो देखिए, इनके पिता तो बहुत पहले ही मर गए, जब वो पैदा हुए थे उसी समय मर गए थे। बाकी जो उनकी माता थी वो उन्हें पाल पोस के बड़ा की, लेकिन ज्यादा समय तक वो भी जीवित नहीं रही। जब वो 6 साल के थे तो उनकी माँ भी खत्म हो गई। तो उनके जो चाचा थे अबू तालिब नाम के, वो उन्हें पाल पोस करके बड़ा किए, अपने साथ रखे। He spent much of his time in solitude and he became prophet at the एज ऑफ 40th ऑफ हिज ईयर। तब वो 40 साल के जब 40 साल के हुए तो उन्होंने प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट बने बाद में जाकर के। ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट मैसेज फ्रॉम गॉड। 40 साल की उम्र में वो मैसेज आया उनको गॉड की तरफ से और वो प्रॉफिट बने। ही स्टार्टेड टू स्प्रेडिंग इस्लाम रिलीजन ओवर अ ग्रेट पोर्सन। और उन्होंने बहुत दूर तक, काफी ज्यादा दूर तक लोगों में इस्लाम को पहुंचाया, इस्लाम के बारे में बताया। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये हिजरत क्या है। हिजरत, प्रॉफिट वॉज कंपेल्ड टू लीव मक्का एंड टू टेक रिफ्यूज अमॉन्ग हिज फॉलोअर्स एट मदीना। अब देखिए, आपने ये देखा कि मक्का में प्रॉफिट जो थे वो पैदा हुए थे, वहीं पले बड़े थे। उनकी माँ जो थी वो बचपन में ही, माता पिता उनके खत्म हो गए थे। फिर मक्का से उन्हें भगा दिया गया, और जब उन्हें जिस समय मक्का से भगाया गया था, हटा दिया गया था उनके फॉलोअर्स के साथ, तब वो चले गए मदीना में। तो ये देखिए, ये है मदीना की इमेज। ये आपको ग्रीन कलर का पिलर दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये है मेन मदीना की इमेज। द फ्लाइट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम मक्का टू मदीना, द फ्लाइट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम मक्का टू मदीना इज नोन एज हिजरत एंड इज मार्क्ड एज बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम इरा। जब वो मदीना में आए उस समय ही मुस्लिम इरा का शुरुआत हुआ, मुस्लिम धर्म का न्यू रखा उन्होंने। The Hijrat makes a clear division in the story of Prophet's mission, which is evident in the Quran. जो हिजरत है वो प्योरली सही बात है, क्योंकि अब ये देखिए, इसकी कुछ एविडेंट जो है, एविडेंसेस जो है वो कुरान में भी देखने को मिलती हैं। हिजरत बता रहा है एक तरीके से प्रॉफिट के मिशन को, क्लियर किया है प्रॉफिट के मिशन को, जब वो मक्का से हटाए गए थे और मदीना में वो आए थे। He became the ruler of the state, at first very small one, which later grew in 10 years to be the empire of Arabia. शुरू में तो वो छोटा सा एक रूलिंग स्टेट अपना बनाए, वहां पे इस्लाम को फैलाया। धीरे धीरे समय के साथ साथ वो 10 साल के भीतर पूरे अरेबिया को इस्लाम में कन्वर्ट उन्होंने कराया, इस्लामिक स्टेट बनाया अरेबिया को। उन्होंने 10 साल के भीतर मदीना में काफी बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया इस्लाम का। This absolute supremacy continued till his death in 632 AD। और ये जो चला इस्लाम की सुप्रीमेसी तब से उनके डेथ तक 632 AD तक। तो आप सोच रहे हैं, पहले तो मक्का में वो जन्म हुआ उनका, उनके 40 साल की उम्र में उन्हें भाई गॉड का मैसेज आना शुरू हुआ डायरेक्टली। किसके थ्रू? एंजल गैब्रियल के थ्रू। ये हमने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा रखा है। और जब वो छोटे थे काफी, तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उन्होंने ज्यादा माता पिता का सुख नहीं उठा पाए वो। फिर जब वो मक्का से भगाए गए और उनके फॉलोअर्स के साथ, उन्हें उसे कहते हैं हिजरत। जब वो मक्का से उन्हें आना पड़ा मदीना में, तो
तो मदीना में उन्होंने अपना एक छोटा सा एम्पायर खड़ा किया और 1 साल के भीतर छोटा छोटा कुछ बनाया, अपना रूलर स्टेट बनाया जिसमें इस्लाम को पूरी तरह से फैलाया। फिर धीरे धीरे जब समय बीतता गया, 10 साल के भीतर उन्होंने पूरा अरेबिक स्टेट बना दिया, अरेबिया को एक इस्लामिक स्टेट बना दिया। प्रॉफिट ने पूरा कुरान को हर जगह फैलाया, और तब तक फैलाया जब तक वो जीवित थे, मतलब आखिरी समय तक उन्होंने ये काम किया। किसका? इस्लाम को फैलाने का। अब ये इस्लाम क्या होता है? व्हाट इज इस्लाम? क्या है ये? इन द रिलीजियस सेंस, इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन। ये शायद मिसप्रिंट हो गया है। ये है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। तो सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड इस्लाम का रिलीजियस मतलब ये है। बट सेक्युलर सेंस में कहा जाए तो इस्लाम जो है वो शांति स्थापना करता है। सेक्युलर मीन्स इसका ये है कि शांति का स्थापना। बाकी रिलीजियस मतलब देखिए इस्लाम का तो ये है कि सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, जैसा गॉड चाहे, जैसा कि कुरान में लिखा हुआ है, गॉड ये चाह रहे हैं, जो गॉड जो भी चाह रहे हैं वो कुरान में लिखा है। तो जो बातें कुरान में लिखी गई हैं वो जो मानता है वो इस्लाम को मानता है। ये होता है इस्लाम। The word Islam is comprehensive and one and does not express any association with any particular person, people और country। देखिए जो इस्लाम है उसको लोग गलत समझते हैं। इस्लाम किसी एक व्यक्ति या किसी एक पर्सन या किसी एक कंट्री से रिलेटेड नहीं है। इस्लाम एक कॉम्प्रहेंसिव वन अगर देखा जाए उसको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, तो वो किसी से एसोसिएट नहीं करता है कि भाई इस्लाम जो है ये केवल पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है, इस्लाम जो है वो केवल अरेबिया से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है केवल, प्रॉफिट मोहम्मद से केवल इस्लाम जुड़ा हुआ नहीं है। इस्लाम जो एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है जो उसे फॉलो करता है वो इस्लामिक है, वो इस्लाम को फॉलो करता है। जो द ऑब्जेक्ट ऑफ इस्लाम इज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ओबीडियंस एंड सबमिशन टू अल्लाह। बस बेसिक ऑब्जेक्ट इस्लाम का ये है कि वो बातें माने, वो बातें माने जो अल्लाह कह रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह तो सबसे कह नहीं सकता, तो अल्लाह ने कुछ बातें कुरान में लिख दी हैं। किसके थ्रू? प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू। तो कुछ बातें जो प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू कुरान में लिख दी गई हैं उसे ही फॉलो करना, उसको मानना ही इस्लाम है, इस्लाम का ऑब्जेक्ट है। मतलब खुद को अपने आप को सबमिट कर देना अल्लाह के हवाले। एंड हिज ऑर्डिनेंस टू वॉक ऑन द राइट पाथ, जो उन्होंने कुरान में रूल्स एंड रेगुलेशन बता रखे हैं अल्लाह ने प्रॉफिट के थ्रू, उसे फॉलो करना और सही दिशा में चलना, सही रास्ते पे चलना ही इस्लाम है। सो दोज हु फॉलो दिस पाथ आर मुस्लिम्स। जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उसे उन्हें कहा जाता है मुसलमान। ऑल मेन आर इक्वल इन इस्लाम। ये अच्छी बात है इस्लाम की कि इसमें इक्वालिटी रहती है, सभी बराबर के हकदार हैं। जैसे कि हिंदुइज्म में कुछ बुराइयां हैं, जैसे कास्टिज्म वगैरह है, तो वो बुराइयां इस्लाम में नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू धर्म खराब है, यहाँ पे रिलीजियस बायसनेस नहीं आनी चाहिए किसी के अंदर। हम ना ही इस्लाम को कुछ कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ अच्छाइयाँ किसी धर्म में होती हैं, कुछ बुराइयां किसी धर्म में होती हैं। इस्लाम की ये अच्छाई है कि वहां पे हर व्यक्ति बराबर है। उनका ये मानना है कि अल्लाह के नजर में सारे व्यक्ति बराबर हैं। ऑल मेन आर इक्वल इन इस्लाम। सभी इक्वल है, सभी बराबर है अल्लाह के नजर में। तो द प्लेस ऑफ मुस्लिम्स लॉ ओरिजिन इज अरेबिया। अब आपको यहाँ तक ये बात तो समझ में आ गई होगी कि मुस्लिम लॉ का ओरिजिन कहाँ हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो पैदा मक्का में हुए थे, फिर वो उन्होंने फैलाया इस्लाम को मदीना में, तो दोनों ही जगह अरब में ही है। तो ओरिजिन मुस्लिम लॉ का हुआ अरेबिया में, जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम को प्रमलगेट किया, फैलाया लोगों में। Basically, it is of divine origin, that is to say Muslim law originated from divinity। अब भाई जैसा कि कहा गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह के तरफ से डायरेक्ट कुछ मैसेजेस आए थे जिसको उन्होंने कुरान में लिखा। तो ये माना जाता है कि जो मुस्लिम लॉ का ओरिजिन है वो भाई डिवाइन है, डिवाइन ओरिजिन है। खुद अल्लाह ने उन्हें मैसेज दिया था, डिवाइन ओरिजिन माना जाता है मुस्लिम लॉ को।
The entire system of Muslim law, as well as of theology, rituals and private ethics, have been built upon two foundations. देखिए, मुस्लिम लॉ का जो भी सिस्टम है, रिचुअल्स है, जो भी एथिक्स है, वो दो चीज पर बेस्ड है। पहला कुरान और दूसरा ट्रेडिशन। याद रखिएगा हमने क्या बोला कि जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ का थॉट प्रोसेस, थियोलॉजी, जो भी एथिक्स है, जो भी रिचुअल्स है, वो केवल दो तरीके से माने जाते हैं। कोई आके कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी नहीं मानेगा। किस तरीके से माने जाते हैं, कहाँ से माने जाते हैं? तो पहला है ये कुरान, दूसरा है ट्रेडिशन। कुरान में जो बातें कही गई हैं उन्हें ही माना जाएगा, उन्हें ही फॉलो किया जाएगा, वो सर्वोपरि है, वही सुप्रीम है कुरान। सेकेंड वन इज ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन में दो चीजें आती हैं, एक सुन्ना होता है, एक हदीस होता है। सुन्ना और हदीस, तो इन्हीं दो चीजों को फॉलो किया जाता है। जो भी मुस्लिम होगा केवल इन दो चीजों को ही फॉलो करेगा और इसके अलावा कुछ नहीं मानेगा, कुरान और ट्रेडिशन को। टू बी अ मुस्लिम ओनली टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। मुसलमान बनने के लिए, मुस्लिम बनने के लिए केवल दो चीज आपको माननी पड़ेंगी, अल्लाह, दूसरा प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद। बस, अगर ये दो चीज जो मानता है वो मुसलमान है, वो मुस्लिम है। अब हम देखते हैं कि सक्सेशन ऑफ कैलिफेट, इसको खलीफा भी कहते हैं। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद का देहांत हो गया, वो खत्म हो गए, तो उनके बाद खलीफा कौन बनेगा, सक्सेशन कौन लेगा, कौन सबको बताएगा कुरान के बारे में, कौन सबको फैलाएगा इस्लाम को पूरी दुनिया में। तो इसके लिए होने लगी लड़ाई। तो प्रॉफिट मोहम्मद जब 632 एडी में मरे तो उनके पास कोई बेटा नहीं था, उनके कोई सन नहीं था। तो द फर्स्ट थ्री खलीफा जो थे वो अबू बकर, उमर और उस्मान। अब ये खलीफा के पोस्ट के लिए भाई यहाँ पे हुई काफी लड़ाई, खून खच्चर, और बहुत बड़ा बड़ा आपने सुन रखा होगा करबला के मैदान में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में। तो करबला के मैदान में जो लड़ाई हुई, इन ये सब जो हुआ वो केवल सक्सेशन को लेकर के हुआ। तो सक्सेशन को लेकर के यहाँ पे तीन खलीफा आए। पहले अबू बकर, उमर, उस्मान, ये तीन खलीफा आए। इन लोगों को लेकर जब ये बने 632, 634 और 644 एडी में, वर हिज डिसिपल एंड अर्ली कंपेनियन। ये प्रॉफिट मोहम्मद के डिसिपल भी रहे थे, उनके साथ भी रहा करते थे। फिर जब उस्मान बने तो उस्मान को मार दिया गया था, किसके द्वारा? अली के द्वारा, और सक्सीड कर दिया गया अली के द्वारा। अली बन गए न्यू प्रॉफिट, हु वाज द कजन एंड सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट, हैविंग मैरिड मोहम्मद्स डॉटर फातिमा। अब देखिए जो यहाँ फातिमा है, फातिमा जो मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर है, उनके पति अली थे। तो उन्होंने कहा कि अब मैं बनूंगा, क्योंकि मैं उनकी बेटी का पति हूँ, ये खानदानी चलेगा, जो खलीफा का पद है, ना कि कैपेबिलिटी के हिसाब से चलेगा। तो इसलिए काफी करबला का युद्ध हुआ, हत्याएं हुई, बहुत सारे इसमें। देखिए, अब इस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, तो हम इस टॉपिक के अंदर ज्यादा एंटर नहीं करेंगे। हम केवल आपको ये बता देते हैं कि ये जो खलीफा का पद है, ये इसलिए बनाया गया था कि इस्लाम को कौन लीड करेगा, कौन डायरेक्ट करेगा, कि आगे क्या होना चाहिए, कौन रेगुलेशंस रूल्स कुछ अगर आ गया तो कौन बनाएगा, इस चीज को लेकर के खलीफा का पद बनाया गया था। जब प्रॉफिट मोहम्मद खत्म हो गए तो उनके बाद इसके पद को लेकर के होने लगी लड़ाई कि भाई ये जो खलीफा का पद है वो किसके पास जाएगा, या तो किसी कैपेबल व्यक्ति के पास जाए, जो कि हो सकता है वो प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान का हो, या अलग भी हो सकता है जो कि कैपेबल हो, या केवल और केवल प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान में ही खलीफा का पद जाएगा, भले ही वो कैपेबल हो या ना हो। तो इन दो बातों को लेकर के होने लगी लड़ाई, और काफी लड़ाइयों के बाद, काफी हत्याओं के बाद, काफी युद्ध के बाद ये जो खलीफा का पद है वो कई लोगों के हाथ में गया, जैसे कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। जो अली थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के बेटी के पति ही थे, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके खानदान का हूं और मैं बनूंगा खलीफा। तो सिया मेंटेन दैट खलीफा इज हेरिडेटरी एंड वेस्टेड इन अली एंड हिज डिसेंडेंट्स। तो सिया ने ये कहा, सिया जो कम्युनिटी थी, देखो अब जो इस्लाम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक सिया, दूसरा सुन्नी।
शिया और सुन्नी कम्युनिटी में इस्लाम को डिवाइड कर दिया गया। शिया को कुछ लोग फॉलो करने लगे, कुछ लोग सुन्नी को फॉलो करने लगे। शिया क्या कहते हैं कि खलीफा वही बनेगा जो उसके खानदान का होगा, जो उसके हेरिडिटरी का होगा। जैसे कि अली, अली कौन थे? अली भाई थे प्रॉफेट मोहम्मद के बेटी के पति। तो उन्होंने कहा कि जो सिया लोग थे उन्होंने कहा कि जो खानदानी लोग होंगे, केवल जो हेरिडिटरी में होंगे वही बनेंगे इसके खलीफा। तो ये हो गए अली। लेकिन सुन्नी ने कहा कि हम सक्सेशन के डॉक्ट्रिन को नहीं मानते, हम नहीं कहेंगे कि जो प्रॉफेट मोहम्मद के खानदान का है केवल वही बनेगा खलीफा। हम ये मानेंगे कि जो उसके लायक होगा वो बनेगा खलीफा। हम उसके लिए वोट कराएंगे, हम वोट से समझेंगे कि कौन खलीफा बनने लायक है, कौन नहीं है। तो भाई सुन्नियों ने कराया वोट और बना खलीफा यहाँ अबू बकर। अबू बकर, तो इससे क्या समझ में आया? खलीफा जो थे अबू बकर वो सुन्नियों के लीडर बने और जो अली थे वो सिया के लीडर बने। क्या डिफरेंस था दोनों में? दोनों में ये था डिफरेंस कि जो सिया है वो ये मानते हैं कि जो खलीफा का पद है वो हेरिडिटरी चलना चाहिए, खानदानी पेशा होना चाहिए खलीफा का। लेकिन सुन्नी कहते हैं कि जो उसके लायक है, वोट के थ्रू डिसाइड करेंगे, जो उसके लायक है वो बनेगा खलीफा। यहाँ ये बात हो गई। सिया और सुन्नी का जो थॉट प्रोसेस है वो सेम है गॉड को लेकर के। वो दोनों यही मानते हैं कि अल्लाह जो है वो एक है, गॉड अल्लाह ही सुप्रीम है, कुरान ही सुप्रीम है। प्रॉफेट मोहम्मद की बात को भी दोनों मानते हैं। बस उनकी जो बिलीफ है वो आगे डिफरेंट कहाँ हो जाती है? वो डिफरेंट हो जाती है कि पॉलिटिकल कमांड कौन संभालेगा। अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो पॉलिटिकल कमांड कौन संभालेगा? वो सिया संभालेगा या सुन्नी संभालेगा? सिया हेरिडिटरी, सुन्नी जो हेरिडिटरी नहीं है, जो उसके लायक है, कौन संभालेगा? तो इस बिलीफ को लेकर के यहाँ पे होने लगी लड़ाई। सिया मुस्लिम इज मेनली इन ईरान, इराक, यमन। कुछ इंडिया में और पाकिस्तान में भी है सिया मुस्लिम्स, लेकिन सिया मुस्लिम ज्यादा है नहीं। सिया मुस्लिम्स जो है वो मेनली 15% ही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, बट सुन्नी मुस्लिम है 85%। आप समझ रहे हैं कितना डिफरेंस है दोनों में? तो सुन्नी मुस्लिम 85% है, सिया 15% है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जो सिया की पॉपुलेशन है वो ज्यादातर ईरान, इराक और यमन में है। इंडिया में बहुत रेयर मिलेंगे जो सिया मुस्लिम्स हैं। ज्यादातर इंडिया में सुन्नी ही मिलेंगे, पाकिस्तान में भी सुन्नी ही मिलेंगे। तो अब हम ये जानते हैं कि ब्रिटिश पीरियड और उसके बाद क्या हुआ। इस्लाम में क्या क्या चेंजेस आए, कितनी सारी चीजों को अपनाया गया इस्लाम में की इंडिया में। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। अब इस्लाम को काफी फैलाया गया पूरी दुनिया में। इंडिया में भी इस्लाम आया, मुगल्स के थ्रू आया। फिर ब्रिटिशर्स आए। अब ब्रिटिशर्स ने इस्लाम को किस तरीके से अपनाया रखा वो हम जानेंगे। The Muslim criminal law modified from time to time by companies regulation governed not only Muslim but the entire native population। अब भाई देखिए मुस्लिम लॉ को कई बार मॉडिफाई किया, कौन? जो भी कंपनी आई थी उन्होंने कई बार मॉडिफाई किया, कुछ रूल्स को अपनाया, कुछ रूल्स को चेंज किया। तो इस तरीके से चल रहा था इस्लाम मुस्लिम लॉ इंडिया में। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स वर डील विद अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कुरान एंड शास्त्र एज द केस माइट बी। जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते थे, जो भाई घरेलू डिस्प्यूट्स होते थे, जैसे कि मैरिजेस, एडॉप्शन वगैरह वगैरह, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि देखो भाई हम तुम्हारे घरेलू चीजों में नहीं पड़ेंगे, तुम घरेलू चीजें अपने हिसाब से संभालो, चाहे वो कुरान की बात हो, चाहे शास्त्र की बात हो, चाहे हिंदुइज्म की बात हो या मुस्लिम की बात हो। तुम अपने हिसाब से घरेलू चीजें संभालो, अपना हिसाब से अपना लॉ संभालो, लेकिन जो क्रिमिनल लॉज होंगे उसको हम संभालेंगे। While matter of contract and dealing between party and party were left to be determined according to the principle of justice, equity and good conscience। अब मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आई, तो फिर जब घरेलू डिस्प्यूट हम अपने हिसाब से संभालेंगे, क्रिमिनल लॉस आपके हिसाब से संभालेंगे, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैसे होगा? तो भाई उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का भी बात हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हम संभालेंगे जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस के हिसाब से। जो जस्टिस कहेगा, जो नेचर्स लॉ कहेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में।
तो इस तरीके से उन लोगों ने लॉ बना दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंपॉर्टेंट चेंजेस वर मेड इन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इस्लामिक लॉ इन इंडिया। काफी चेंज हुआ, काफी चेंज हुआ इस्लामिक लॉ में। अब देखिए जो इस्लामिक क्रिमिनल लॉ था वो रिप्लेस कर दिया गया आईपीसी के द्वारा। इस्लामिक लॉ ऑफ एविडेंस रिप्लेस कर दिया गया इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा। आप देख रहे हैं कितना बड़ा चेंजेस किया गया है, क्योंकि उसके पहले तो मुगल्स का लॉ था, रूल चलता था, तो मुगल्स के रूल के हिसाब से जो मुगल्स का पनिशमेंट हुआ करता था वो काफी खतरनाक हुआ करता था, उस हिसाब से उनको पनिश किया जाता था लोगों को। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उसे हटा दिया, उन्होंने हटा करके इस्लामिक क्रिमिनल लॉ को लाए, आईपीसी लाए, इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर आपने सुन रखा होगा तो अरेबिया का जो क्रिमिनल लॉ है अरब का, बेसिकली अगर ईरान, इराक, इन सब जगहों को हम देखें तो अगर आप दुबई का ही एग्जाम्पल ले लें तो दुबई में भी कितना स्ट्रिक्ट लॉ है, एंड आई फॉर एन आई का रूल चलता है वहां पे। अगर आपने किसी के साथ कोई गलत काम किया तो आपका हाथ काट दिया जाएगा, पैर काट दिया जाएगा, आंखें निकाली जाएंगी। इतना स्ट्रिक्ट लॉ हुआ करता था इस्लामिक क्रिमिनल लॉज। तो उन्हें रिप्लेस कर दिया गया आईपीसी के हिसाब से, रख दिया गया सारी चीजों को। इस्लामिक लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिकली एवरी फील्ड एक्सेप्ट पर्सनल लॉज वाज रिप्लेस्ड बाय लेजिस्लेशन। सब कुछ चेंज कर दिया गया लेजिस्लेशन के थ्रू, लॉ बना करके। कौन कौन सा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस पर रख दिया गया, टॉर्ट की बात हो, सिविल लॉज हो, चाहे लैंड का बात हो, क्रिमिनल लॉज तो आप देख ही रहे हैं आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी के थ्रू चेंज कर दिया गया था। प्रैक्टिकली एवरी फील्ड सब कुछ चेंज कर दिया गया था। लेकिन कुछ पर्सनल लॉज, जैसे आपको शादी कैसे करनी है, अडॉप्शन कैसे करना है, तलाक कैसे करना है, अब भाई ब्रिटिशर्स ने बोला हमको इन झंझटों में नहीं पड़ना है, ये तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, तो इसको छोड़ दिया गया। बाकी सारी चीजों को चेंज कर दिया गया लेजिस्लेशन के थ्रू, मीन्स उसके ऊपर एक्ट बना करके, लेजिस्लेशन मतलब एक्ट बना करके उसको चेंज कर दिया गया। Even some aspects of Muslim personal law, example, the dissolution of marriage, work maintenance, etc., have been touched by legislation, do not in manner repugnant to Islamic law. देखो टच तो किया गया, कुछ कुछ लॉज बनाए गए इन सब मैटर्स में भी, लेकिन फिर भी इस तरीके से नहीं कि वो इस्लामिक लॉ से बिल्कुल अलग हो जाए, हट जाए, नहीं, इस तरीके से नहीं किया गया। चेंजेस चेंजेस किए गए, लेकिन कुछ हद तक किए गए, जहां तक होना चाहिए। जैसे कि ट्रिपल तलाक का मामला हो गया, वक्फ एक्ट हो गया, मेंटेनेंस दिलाने वाली बात हो गई, तो कुछ जो जैसे जुडिशरी कभी गाइडलाइन ला देती है सबों के ऊपर, तो इस तरह की चीजें चेंजेस की गई मुस्लिम पर्सनल लॉज में भी। ऐसा नहीं है कि उसे भी टच नहीं किया गया, बिल्कुल अनटच्ड है, टच किया गया, लेकिन कुछ हद तक सुधार की गई उसमें। कुछ चीजें जो है वो ट्रेडिशनली गलत आ जाती हैं तो उन्हें सुधारा गया। काफी नए नए लोग आ रहे, समय के साथ सब चीजें बदलती हैं तो उन्हें बदला गया। फैजी कहते हैं Mohammedan law as received in India is the Shariat modified by the principle of English common law and equity in the varying social and cultural condition of India। अब देखिए आपको पता है कि इंडिया का जो सोशल और कल्चरल कंडीशन है वो काफी डिफरेंट है बाकी अदर कंट्रीज से, क्योंकि यहाँ पे आपने ये सुन रखा होगा अनेकता में एकता वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो अनेकता में एकता वाला कॉन्सेप्ट इसलिए चल पा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस है, सोशल डिफरेंसेस है, लेकिन उसके बाद भी हम सब एक मिल करके रहा करते हैं। अब ये आप जिस भी तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पे बात यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में जो लॉ है वो लिया गया है शरीयत के थ्रू, लेकिन हाँ उसे मॉडिफाई किया गया है किसके थ्रू, इंग्लिश कॉमन लॉ और इक्विटी के प्रिंसिपल के बेसिस पर। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से बातें समझ में आ गई हैं कि ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ था, किस तरीके से चेंजेस किए गए थे लॉज में। ब्रिटिश पीरियड में काफी चेंजेस किए गए थे लॉ में। हम लोगों ने देखा कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, उन्होंने पर्सनल लॉ को ऐसा नहीं कि टच नहीं किया, टच किया, कुछ सुधार किए थे उसमें। फिर हम लोगों ने देखा कि सक्सेशन किसके किसके थ्रू हुआ था। मेन इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस ये आता है कि सिया के फॉलोअर्स के बारे में आता है, सुन्नी के फॉलोअर्स के बारे में आता है, कौन उसका हेड था सिया का, सुन्नी का कौन हेड था, ये आप जान लीजिए। बाकी ये जान लीजिए कि सक्सेशन रूल जो है वो जैसे हमने आपको बताया कि सिया जो था उनकी ये डिमांड थी कि भाई जो उनके हेरिडिटरी में आएगा उसके हिसाब से चलेगा, मेरी बेटी के पति ही संभालेंगे। मतलब ऐसा हो रहा था कि प्रॉफेट मोहम्मद की बेटी के पति ही संभालेंगे क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, तो इस हिसाब से सक्सेशन चलेगा। ये
चीजें हम लोग को ध्यान रखते हुए चलना है कि सक्सेशन को लेकर के, और इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बाकी हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम कौन है। मुस्लिम दो चीजों को जो मानता है वो मुस्लिम है। कौन कौन दो चीजें? एक अल्लाह को और एक प्रॉफिट को, वो मुस्लिम है। मुस्लिम लॉ बेसिकली दो चीजों पे बेस्ड है, कुरान और ट्रेडिशन पर। मुस्लिम लॉ का ओरिजिन जो है वो डिवाइन माना जाता है कि डिवाइन भगवान ने खुद, मतलब इस अल्लाह ने खुद ला करके दिया मुस्लिम लॉ को, प्रॉफिट को समझाया। इस तरीके से हम लोगों ने देखा मुस्लिम लॉ के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। हिजरत वगैरह भी हम लोगों ने देख रखा है। ध्यान रखिएगा, हमने काफी टॉपिक इसमें कंप्लीट कर रखे हैं। इसके बैकग्राउंड बनाने के लिए हम ये वर्ड्स बार बार यूज करते हुए चलेंगे इन आगे के फर्दर्स लेक्चर में। तो पुराना लेक्चर्स आप लोग देखते हुए चलिएगा अच्छी तरीके से। ओके, मक्का मदीना की हिस्ट्री भी हम लोगों ने देख रखी है। पुराने लेक्चर्स भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से प्री इस्लामिक अरेबिया की स्थिति थी। तो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री होकर के पूछ सकते हैं। और दोस्तों, जिस पीडीएफ से हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, अगर आप उस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो केवल 21 रुपीज में आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। बाकी आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर एनी क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।